So we'll start with next set of questions. पहला क्वेश्चन, when a large bubble rises from the bottom of a lake to the surface, large bubble rises from the bottom of a lake to the surface, its radius doubles. तो जितना भी रेडियस नीचे था बॉटम पे उसका डबल आ गया सरफेस पे. If atmospheric pressure is equal to that of column of water height h, then the depth of the lake is. पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. पहले स्टेटमेंट में बताया आपको एक लार्ज बबल है, इट इज राइजिंग फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस, तो उसका रेडियस डबल हो गया. दूसरे स्टेटमेंट में बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करना है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर हाइट h, देन द डेप्थ ऑफ द लेक इज. तो इमेजिन दिस इज लेक. हमारे पास एक बबल है, बबल बोला ना, बबल ही होगा ना, पानी के अंदर तो बबल ही बनेगा. तो ये एक बबल है, ये जैसे जैसे सरफेस पे आएगा इसका रेडियस बढ़ रहा है और सरफेस तक पहुंचते पहुंचते इसका रेडियस डबल हो गया. तो अगर नीचे यहाँ पे अगर रेडियस था लेट अस से r, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r. करेक्ट. देन इस केस में इफ यू रिमेंबर हमने कौन सा लॉ यूज किया था, बॉयल्स लॉ, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. व्हेन अ बबल गोज फ्रॉम बॉटम टू द सरफेस, ये आइसोथर्मल होता है. तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 इक्वल V1 इक्वल टू P2 V2. 1 मतलब ये पॉइंट है 1 और ये है 2, और दिस डेप्थ. चलो बताओ क्या करेंगे इसके बाद, प्रेशर तो फाइंड करना पड़ेगा ना. तो इस डेप्थ को कितना मान लेते हैं, h. ओके, पक्का h. तो कैपिटल H कुछ और दिया हुआ था, तो ये स्मॉल h मान लेते हैं, जैसे स्मॉल h. तो व्हाट विल बी प्रेशर एट पॉइंट नंबर 1. प्रेशर एट पॉइंट 1 इज ड्यू टू वाटर कॉलम प्लस उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है. तो P1 इज बेसिकली h rho g प्लस P नॉट, और V1 वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube इक्वल टू प्रेशर एट सेकेंड पॉइंट P0 इज इक्वल टू P0. V2 इज 4/3 pi 2r cube. हो गया. तो जो कैंसिल था कैंसिल कर लो पहले. 4/3 हो गया कैंसिल. देन यू हैव दिस एज h rho g प्लस P नॉट r cube इक्वल टू 8 P नॉट r cube cancel. So from here you have 8 P naught minus P naught, that is 7 P naught equal to h rho g. बराबर, करेक्ट, गुड. लेकिन ये P naught क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, इन्होंने बोला है एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ वाटर कॉलम ऑफ हाइट h, तो h rho g, कैपिटल H. सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यू हैव 7 into h rho g इक्वल टू h rho g, है ना. तो क्या क्या कैंसिल हो गया, रो जी कैंसिल हो गया, तो तुमको क्या पूछा था तुमको, डेप्थ. तो डेप्थ मिल गया ना, स्मॉल h. व्हाट इज डेप्थ, 7h, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इजी क्वेश्चन है. A barometer tube reads 76 centimeter of mercury. If the tube is gradually inclined at an angle of 60 degree with vertical and keeping the open end immersed in the mercury reservoir, the length of the mercury column will be. तो बहुत सिंपल है. इसके लिए आपको पहले बैरोमीटर कैसा दिखता है वो पता होना चाहिए. तो अगर आपको याद होगा, बैरोमीटर में हमारे पास होता है एक कंटेनर जिसमें होता है मर्क्यूरी, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स. तो हमारे पास बैरोमीटर में एक कंटेनर है, कंटेनर में मर्क्यूरी है, इसमें मर्क्यूरी है. फिर बैरोमीटर में एक ट्यूब होता है, 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब. एंड इफ यू रिमेंबर फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यहाँ जो लेंथ ऑफ द कॉलम आता है ना,
वो कितना होता है 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ऐसा एक लेंथ ऑफ कॉलम है। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर आप इसको इंक्लाइन करते हो, इंक्लाइन करना मतलब अभी ये वर्टिकल है, इंक्लाइन करने का मतलब ये होता है दैट यू विल मेक इट बेसिकली रोटेट बाय सम एंगल। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इंक्लाइन कर लूँ, समथिंग लाइक दिस, अगर इंक्लाइन कर लिया हमने, तो इन दैट केस जो लेंथ होगा मर्क्यूरी कॉलम का, मर्क्यूरी कॉलम का जो लेंथ होगा यहाँ पे वो कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो दिस इज मर्क्यूरी कॉलम, इसका आपको लेंथ पूछा है। तो दे आर आस्किंग यू व्हाट इज दिस लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या है h, और ये एंगल कितना है 60, और ये क्या है L। इफ यू लुक दिस इज लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल मोर और लेस। तो cos थीटा अप्लाई कर दो। व्हाट इज cos थीटा, व्हाट इज cos ऑफ थीटा, एडजेसेंट साइड विच इज h एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज L। तो h बाय L, आपको L पूछा था, आपको ये पूछा था कि जब आपने इस ट्यूब को इंक्लाइन किया तब लेंथ कितना आया। शुरू में तो लेंथ बताया ना आपको, कितना बताया 76 सेंटीमीटर। तो L क्या आएगा h अपॉन cos थीटा। h की वैल्यू कितनी है 76, cos ऑफ 60, व्हाट इज cos 60 1/2, तो 76 बाय 1/2 मतलब कितना आ गया 152। तो 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर ऑप्शन ए डन। तो अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर ये सेट रिपीट हुआ है तो आपको आंसर्स भी याद होने चाहिए, याद है? अरे वाह, वेरी गुड। तो आंसर याद है मतलब आपको नीट में बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं आपके, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम नीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vertical U-tube of uniform inner cross section contains mercury in both sides of its arm। तो ये एक U shaped ट्यूब है, इसके दोनों आर्म्स में मर्क्यूरी है। a glycerin with density of 1.3 gram per centimeter cube column of length 10 centimeter is introduced into one of the arms। तो पहले दोनों आर्म्स में मर्क्यूरी था, अब आपने एक आर्म में 10 सेंटीमीटर तक क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, ग्लिसरीन। ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज पोर्ड इनटू द अदर। दूसरे साइड में यू हैव पोर्ड ऑयल विद अ डेंसिटी ऑफ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब until the upper surface of the oil and glycerin are in the same horizontal level। तो तब तक आप इसमें ऑयल डालते रहे जब तक ग्लिसरीन और ऑयल का हॉरिजॉन्टल लेवल सेम नहीं हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम। ऑयल कॉलम का लेंथ कितना है, एच कितना है ये बताओ। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी आपको दिया है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सारे वैल्यूज आपको दिए हुए सीजीएस यूनिट्स में और आंसर भी है सीजीएस यूनिट्स में, तो फिर हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हो, तो बेसिकली आइडिया ये होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। बाय द वे, तो व्हाट यू डू इज, जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम है मर्क्यूरी के ऊपर जहां पे ग्लिसरीन है ना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा करेंगे कि एक यहाँ पे एक पॉइंट इमेजिन कर लेंगे लेटर से ए, यहाँ पे एक पॉइंट इमेजिन कर लेंगे लेटर से बी। ए और बी पे प्रेशर होगा सेम, क्योंकि प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम, तो पी ए इक्वल टू पी बी। अब ए के ऊपर तो सिर्फ ग्लिसरीन का कॉलम है और ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो ए पे जो प्रेशर आएगा ना, ए पे प्रेशर होगा प्रेशर ड्यू टू ग्लिसरीन कॉलम। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू ग्लिसरीन प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर ड्यू टू ग्लिसरीन होगा हाइट ऑफ ग्लिसरीन
डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इनटू जी, बराबर। देन प्रेशर एट बी, अब बी के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर पहले मर्क्यूरी का कॉलम है, फिर ऑयल का कॉलम है। एंड बाय द वे ये हाइट यहां से यहां तक कितना है 10, तो यहां पे भी यहां से यहां तक कितना होगा 10, और 10 में से h माइनस कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस एच, तो मर्क्यूरी कॉलम कितना है 10 माइनस एच। ओके, तो बी पे प्रेशर आएगा, प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑयल प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मर्क्यूरी फिर ऑयल, उसके बाद क्या है एटमॉस्फेयर। प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी विल बी हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जी, प्रेशर ड्यू टू ऑयल विल बी हाइट ऑफ ऑयल कॉलम, डेंसिटी ऑफ ऑयल जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वेशन नंबर 3। गुड, तो इक्वेशन 1 के हिसाब से पी ए इक्वल टू पी बी, इक्वेशन 2 से हमको पी ए मिल गया, इक्वेशन 3 से हमको पी बी मिल गया। तो यूजिंग ऑल दिस पी ए इक्वल टू पी बी यूज करके, तो फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 प्रेशर एट ए, क्या है प्रेशर एट ए, एच जी रो जी जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड हियर यू हैव height of mercury column, density of mercury column G, height of oil column, density of oil column G plus atmospheric pressure। तो ये हो जाएगा कैंसल एंड कैंसल, ठीक। देन ग्लिसरीन कॉलम का हाइट कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितना दिया हुआ है आपको, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन 1.3 इंटू जी, जी भी कैंसिल कर दिया, जी कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, तो जी कैंसिल हो गया, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा लेंगे, मैं इसका शॉर्टकट बताने वाला हूं, तो ध्यान देना यहाँ पे शॉर्टकट, आई विल गिव यू अ ट्रिक टू सॉल्व दिस। ओके, व्हाट इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम 10 माइनस एच, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6, हाइट ऑफ ऑयल कॉलम इज h, वही तो फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 0.8। इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको, यू हैव टू सपोज टू सॉल्व दिस। तो 13 आ गया इक्वल टू 136 माइनस 13.6 h प्लस 0.8 h, 13.6 में से 0.8 माइनस कर लो 12.8, तो 13 इक्वल टू 136 माइनस 12.8, शिफ्ट शिफ्ट 12.8 h इक्वल टू 123, तो h इक्वल टू 123 बाय 12.8, 9 पॉइंट समथिंग, तो 9.6, तो आंसर आ गया 9.6 सेंटीमीटर। अब मैं इसका ट्रिक बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें आपको एक यूट्यूब दिया हो और एक साइड में एक लिक्विड है, दूसरे साइड में देयर आर 2, 3, 4, 5 जितने भी लिक्विड्स होंगे उतने, ऐसे केसेस में हमेशा हाइट इनटू डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, बस ये यूज करना। मतलब लेफ्ट साइड में अगर एक लिक्विड है, क्योंकि हमारे केस में लेफ्ट साइड में सिर्फ ग्लिसरीन है, तो मैं बोलूंगा एच जी रो जी इक्वल टू, वहां पे क्या था एच एम रो एम प्लस एच ऑयल रो ऑयल, दैट्स इट। तो यही तो फॉर्मूला हमने यूज किया ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी तुम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे इसको। क्वेश्चन हो गया खत्म, आंसर आ गया 9.6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू लिक्विड्स ऑफ सेम मासेस, दोनों का मास सेम है, बट डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली आर मिक्स्ड, देन द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज गिवन बाय, सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज डेंसिटी इन जनरल, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मिक्सचर का डेंसिटी होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब क्योंकि इन्होंने बोला है दो लिक्विड्स थे, तो मास m1 प्लस m2 और वॉल्यूम v1 प्लस v2, लेकिन मासेस आर सेम बिकॉज दे हैव सेड कि मासेस आर सेम, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m लिख देंगे, और डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। तो पहले का वॉल्यूम आएगा m अपॉन ρ1 और दूसरे का वॉल्यूम आएगा m अपॉन ρ2, क्योंकि डेंसिटी सेम नहीं है इसलिए वॉल्यूम सेम नहीं है। Therefore density of mixture is m1 is m, m2 is also m, v1 is m by ρ1 and v2 is m by
रो टू, तो 2m अपॉन m कॉमन आ गया, 1 बाय रो वन प्लस 1 बाय रो टू। गुड, m m हो जाएगा कैंसिल, तो m और m हो गया कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यू हैव 2 रो टू प्लस रो वन अपॉन रो वन इंटू रो टू, तो रो वन इंटू रो टू, तो आ गया 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू, ऑप्शन नंबर सी। Next question, question number 5th, a good question and it is a PYQ of JEE Mains. The density rho of water of bulk modulus B at a depth y in the ocean is related to the density at the surface rho naught by the relation. Density rho of water of bulk modulus B at a depth y in the ocean is related to density at the surface rho naught by the relation. तो बाय द वे आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस पे वाटर होता है उसका डेंसिटी अलग होता है और जो नीचे पानी होता है उस पर डेंसिटी अलग होता है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, जो सरफेस पे पानी है उसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन इनसाइड द वाटर इनसाइड द ओशन उसके ऊपर और वाटर है, मतलब वहाँ पे वाटर का कॉलम का भी प्रेशर है और एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर है। तो नीचे जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से कंप्रेशन होता है और जहाँ कंप्रेशन हो वहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है, जहाँ वॉल्यूम चेंज हो वहाँ पे बल्क मॉडुलस आता है, तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस है, विच मीन्स दैट एट अ डेप्थ जितना नीचे जाओगे उतना डेंसिटी बढ़ता है। तो इवन इनसाइड एन ओशन डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉट सेम एवरीवेयर, इट इज ग्रेटर एट द डेप्थ एंड इट इज लेस नियर द सरफेस। तो पहले ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो कुछ सोच पाएंगे यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, आई एक्सपेक्ट कि आपको बल्क मॉड्यूलस, कम से कम बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद है। बल्क मॉड्यूलस was volume stress, which is basically, if you remember, क्या था डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस था डेल्टा पी, वॉल्यूम स्ट्रेन था चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम विद द माइनस साइन। और ये जो माइनस लिखा है ये इसके लिए है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा, और ये जो V नॉट है ये है इनिशियल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम नियर द सरफेस। इसको ऊपर भेज दो तो बल्क मॉडल आ गया माइनस V0 डेल्टा P बाय डेल्टा V। V नॉट रिमेंबर, नॉट मतलब नियर द सरफेस, आपको मैंने पहले ही बताया व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिनोटेड बाय P नॉट। तो नॉट मतलब ये होता है कि नियर द सरफेस, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ क्या होता है एटमॉस्फेयर। तो V नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड नियर द सरफेस। तो डेल्टा वी आपको मिल जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा माइनस वी नॉट डेल्टा पी बाई बी, राइट, करेक्ट। अभी ऐसा क्यों लिखा मैंने, वेरी सिंपल, लुक एट द आंसर, आंसर्स आर इन टर्म्स ऑफ बी 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 एंड बी। तो मुझे पहले यहाँ पे राइट हैंड साइड में बी लाना था। व्हाट इज डेल्टा वी, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मतलब जैसे जैसे मैं डेप्थ में जाऊंगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो मैं उसको V से डिनोट कर देता हूं। तो V माइनस वी नॉट इक्वल टू माइनस वी नॉट डेल्टा P बाई बी। इसको वहां शिफ्ट कर दो तो V इक्वल टू वी नॉट प्लस सॉरी माइनस वी नॉट डेल्टा P बाई बी। तो यहां पे आ जाएगा V इक्वल टू वी नॉट वन माइनस डेल्टा P बाई बी। लेकिन अगर आपको याद है तो वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। तो V क्या पे लिखूंगा मैं रो, और V नॉट क्या पे लिखूंगा मैं रो नॉट, 1 माइनस डेल्टा P बाय B, और डेल्टा P प्रेशर H रो G, और यहाँ पे H को क्या बोला है Y, तो Y रो G। तो रो, अच्छा भाई बाय द वे इधर थोड़ी गलती हुई अपनी, यहाँ पे भी केयरफुल रहना पड़ेगा। व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो रिलेशन इनवर्स है, डायरेक्ट नहीं है, इट इज इनवर्स रिलेशन। वो छोटी सी गलती, अब ध्यान गया मेरा क्योंकि बीच में माइनस और प्लस साइन दिख रहा है इसके लिए। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैथ्स लगता है फिर, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, a प्लस बी रेज टू n, उसका अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए समझेंगे,
तो ये आ गया आपका इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज इनवर्स रिलेशन। ओके, इनवर्स है, इनवर्स है, तो यहाँ पे इनवर्स में कैसा लिखोगे इसको? 1 बाय, चलो ठीक है, 1 बाय रो इक्वल टू 1 बाय रो नॉट 1 माइनस डेल्टा पी बाय बी। आई वाज एक्सपेक्टिंग टू डायरेक्ट बता दोगे, चलो ठीक है, रेसिप्रोकल ले लो। तो रो इक्वल टू क्या आ गया? रो नॉट 1 माइनस डेल्टा पी बाय बी रेज टू -1। रेसिप्रोकल लिया ना? ओके, देन इफ यू रिमेंबर डेल्टा पी इज एच रो जी अपॉन बी। एच की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? वाई, तो वाई रो जी, और यहाँ पे आ गया -1। और इफ यू रिमेंबर 1 प्लस या 1 माइनस ए प्लस बी रेज टू 1 माइनस ए बाय बी रेज टू n। इसका जो अप्रोक्सीमेशन आता है, बट फॉर अ गिवन कंडीशन a इज वेरी वेरी लेस देन b, सो दैट a बाय b इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन होता है ना, इसमें सेकेंड टर्म के साथ इंडेक्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो, तो ये अप्रोक्सीमेशन होता है बाइनोमियल। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में बहुत जगह पे इन डिटेल बताया है, और ये कहाँ से आया ये भी बताया है, तो आई विल नॉट रिपीट दैट, वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट थिंग। ये -1 को सिर्फ यहाँ लिख दो तो +1 हो गया। तो रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस वाई रो जी अपॉन बी। तो देखो कहाँ पे है क्या? बी, ऑप्शन नंबर बी, डन। Next question, 3 liquids of densities D, 2D and 3D are mixed in equal proportions of weight. Equal proportions of weight का मतलब होता है masses are same, m1 equal to m2 equal to m3. The relative density of the mixture is, तो same formula use करना है जो अभी हमने solve किया था। Density of mixture is total mass upon total volume. तो total mass upon total volume. Then total mass, masses तो सेम आ गए, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m। वॉल्यूम्स आर नॉट सेम, तो वॉल्यूम v1 इज मास अपॉन ρ1, और अगर ρ1 क्या दिया हुआ है? d। वॉल्यूम 2 इज मास अपॉन, जैसे m2 अपॉन ρ2, व्हाट इज m2 इज m, व्हाट इज ρ2 इज 2d। और जो थर्ड केस होगा उसका वॉल्यूम है, थर्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम है m3 बाय ρ3, तो इट इज m अपॉन 3d। बस ये सब सब्सटीट्यूट कर दो, तो यू विल हैव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एज टोटल मास, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3, इसे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो एंड डन, खत्म। तो m प्लस m 3m अपॉन m बाई d प्लस m बाई 2d प्लस m बाई 3d, तो ऊपर आ गया 3m, और यहां से m निकाल लिया कॉमन, 1 बाई डी प्लस 1 बाई 2d प्लस 1 बाई 3d, डी भी कॉमन निकाल लोगे, फर्क नहीं पड़ता है, बात तो यही है। चलो ठीक है, डी कॉमन निकाल लो। 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 तुमको पता होना चाहिए, बताओ। 1 प्लस 1 बाई 2 डेढ़ है, डेढ़ होता है 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, तो 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 11 बाई 6, 11 बाई 6 होता है ना? यस, वेरी गुड। mm तो कैंसिल हो गया, d ऊपर गया, तो 3d अपॉन 11 बाई 6 ऊपर गया, तो 18d बाई 11, 18d बाई 11, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये काइंड ऑफ, इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये PYQ है, शायद JEE का है। A ball of radius r, so you have a ball of radius r and density rho, falls freely under gravity. It is falling freely under gravity through a distance h, before entering water. Velocity of ball does not change even on entering water. तो जो बॉल का वेलोसिटी है ना, वो चेंज नहीं हुआ even on entering water. Okay, if viscosity of water is eta, the value of h is, a good question. तो पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से वापस समझ लो। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमारे पास एक बॉल है जिसका रेडियस r है, इसको इट इज फॉलिंग फ्रीली,
कितने डिस्टेंस तक फ्री फॉल हुआ उसका, h डिस्टेंस तक, और वाटर के अंदर जाने के बाद भी उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। तो याद होना चाहिए एक बॉल का जो वेलोसिटी होता है इनसाइड अ फ्लूइड, अगर वो कांस्टेंट हो उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी बॉल ने h डिस्टेंस में गेन किया दैट इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि बॉल का वेलोसिटी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और वाटर के अंदर जाने के बाद कांस्टेंट हो गया, मतलब वाटर में अंदर जाने के बाद वो वेलोसिटी क्या बन गया, टर्मिनल। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेलोसिटी गेन्ड इन हाइट h, बाय द वे वो तो भी डायरेक्ट पता होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u था 0 तो u की वैल्यू 0 डाल दी, s की वैल्यू h डाल दी, a की वैल्यू g लिख दिया, तो अंडर रूट ऑफ 2gh, इसको v1 बोल देता हूं। मतलब ये वेलोसिटी u1 था 0, यहां तक आ गया v1, इसके बाद है v2 और ये v2 इज इक्वल टू v1 है, कांस्टेंट है, और v2 आपको पता होना चाहिए 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा, और ये v1 और v2 दे आर सेम, तो v1 एंड v2 दे आर सेम, तो अंडर रूट ऑफ 2gh इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g बाय ईटा। आपको क्या पूछा था, क्या पूछा था आपको, हाइट h, तो बस इसको सॉल्व कर लो और हो जाएगा फिर, ठीक है, ओके गुड, चलो हो गया हो गया हो गया, स्क्वायर करो। व्हाट इज दिस, सिग्मा डेंसिटी ऑफ वाटर, सीजीएस यूनिट में 1 आएगा, तो उन्होंने लिखा नहीं है, देखो 1 1 1 दिख रहा है 1, इसका मतलब जो सिग्मा है ना इसकी वैल्यू 1 है इन सीजीएस यूनिट्स। उन्होंने बोला तो नहीं है कि सीजीएस यूनिट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे 1 लिखा है तो सीजीएस यूनिट्स ही आएगा, गुड। एंड देन ऑल्सो स्क्वायर इट, तो ये आप स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 2gh इक्वल टू 4/81 4/81 r स्क्वायर रो माइनस 1g बाय ईटा, ठीक, बराबर। हाँ हाँ, स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर तो सबका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, सिर्फ r स्क्वायर को अलग रख दो, r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r⁴ और इसका स्क्वायर, और जो g है g यहाँ का एक, ये तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक g है तो ये हो जाएगा कैंसल और उधर एक बचेगा। और ये जो 2 है ना 2, ये 2 1 और ये 2 2 जा, तो ये 4 हटा दो और ये 2 को इधर बिठा दो, हो गया 2/81 r⁴, 2/81 r⁴ रो माइनस 1/eta स्क्वायर g, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट h, एक वाटर टैंक है विच इज फिल्ड टू अ हाइट h, वाटर इज अलाउड टू कम आउट ऑफ अ होल, एक होल है एट सम डिस्टेंस d, तो यहाँ पे एक होल है p, यहाँ से वाटर बाहर आ रहा है इन वन ऑफ द वॉल्स एट अ डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इन टर्म्स ऑफ h एंड d, तो एक वाटर टैंक था जिसमें हाइट h तक वाटर भरा हुआ है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर से d डिस्टेंस के डेप्थ पे एक होल है, वहां से पानी बाहर आ रहा है और वो जहां भी जाके ग्राउंड पे गिर रहा है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, x, और आपको x पूछा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यू नो दिस इज लाइक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, वो उसका x मतलब रेंज, तो अगर आपको याद होगा तो वो कैसे फाइंड करते हो, चलो नहीं याद, s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर याद है, हाँ तो ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, वो तो लिखेंगे नहीं हम लोग क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 होता है, तो s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर ही मैं कर रहा हूं, सिर्फ a की वैल्यू 0 है इसलिए लिखा नहीं, या तो और भी सिंपल कर दो तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, हो गया। अब स्पीड किसका, पानी का स्पीड, पानी बाहर आ रहा है तो उसका स्पीड होगा, और अगर आपको याद होगा ये हम लोग नॉर्मली बर्नौलीज इक्वेशन से निकालते हैं, लेकिन पहला ही एप्लीकेशन था बर्नौलीज इक्वेशन का, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो बहुत ज़्यादा स्टेप्स लगेंगे, इसके लिए टोरेसिलीज ने, एक टोरेसिली नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक सिंपल सा ट्रिक दिया था, उसने ये बोला था कि अगर पानी बाहर आ रहा है सही बात है, तो बोला कि पानी को भूल जाओ,
ऐसा इमेजिन कर लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को वहीं से रिलीज करना जहां पे फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड था, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो होल तक आते आते जितना स्पीड गेन कर लेगा, वेलोसिटी गेन कर लेगा, क्योंकि गेन करेगा तो हमने रिलीज कर दिया, u 0 था तो वेलोसिटी बढ़ता गया, तो जितना वेलोसिटी वो यहाँ पे गेन कर लेगा कौन, ऑब्जेक्ट, उतना ही वेलोसिटी किसका है, इफ्लक्स का है। तो u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2g इंटू डिस्टेंस है, h बोलना है तो h बोल दो, राइट, करेक्ट, बराबर। तो डिस्टेंस कितना बोला है, डिस्टेंस कितना बोला है, d, डिस्टेंस कितना है, d, बराबर, ओके। देखते हैं करेक्शन होगा तो होगा। तो मैं यहाँ पे u को लिख दूंगा v और t, तो v तो मिल गया अंडर रूट ऑफ 2gd। व्हाट इज टाइम, हाउ डू यू फाइंड आउट टाइम, किसका टाइम, किसका टाइम, वाटर को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ 2g, अभी स्मॉल h लिखना, अपॉन 2h/g। बहुत गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़ है, नहीं आता तो क्या प्रॉब्लम है आपको, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² लगा लो, यहां से t मिल जाएगा आपको। तो अभी ये छोटे छोटे चीजें ना हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर सकते, तो यू हैव टू वर्क लिटिल बिट बाय योरसेल्फ। ये डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ h, क्योंकि पानी यहां से निकला और उसने स्मॉल h डिस्टेंस कवर किया ग्राउंड तक आने में, बट व्हाट इज स्मॉल h, h माइनस डी, तो ये आ जाएगा h माइनस डी। गुड, तो दो कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है, एक है बर्नौलीज इक्वेशन जिससे तुमको मिल गया वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2gd, और ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज अंडर रूट ऑफ 2h/g, तो अंडर रूट ऑफ 2gd, और रूट को मैं कॉमन ही कर लेता हूं 2h, h कितना आया, h माइनस डी अपॉन g, g और g कैंसल, 2 इंटू 2 4, ओके ठीक है, रुको, अरे हाँ समझ में आ गया, वो ये आ गया 2g हो गया, आंसर अंडर रूट ऑफ d इंटू h माइनस b हो गया। अगला क्वेश्चन, वाटर इज फ्लोइंग इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। The water then enters into a tube of diameter 2 centimeter. The velocity of water in the other pipe is, water was flowing through a tube of diameter 4 centimeter with velocity 3 meter per second, and then it enters another tube. वो जो दूसरा ट्यूब है उसका डायमीटर कम है, कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो अभी पूछा है कि वेलोसिटी कितना होगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो आपको याद दिला देता हूं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसका मतलब a1 v1 इक्वल टू a2 v2 होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर v1 इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर v2, पाई पाई हो गया कैंसल, पाई और पाई हो गया कैंसल। आपको v2 पूछा है, v2 पूछा है, तो v2 इक्वल टू v1 r1 बाय r2 का स्क्वायर, तो v2 इक्वल टू v1 की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, v1 की वैल्यू 3, r1 डायमीटर पहले केस में 4 था तो रेडियस था 2, दूसरे केस में कितना है 1, राइट, सही है, गुड। तो कितना हो गया 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी, सिंपल। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं इसको, एंड बाय द वे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज एप्लीकेबल ओनली टू स्टेडी फ्लो एंड दैट टू फॉर एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। आपने हाइड्रोडायनामिक्स में जितने भी टॉपिक सीखे, राइट फ्रॉम
विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टू स्टोक्स लॉ, टू टर्मिनल वेलोसिटी, टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन के सारे एप्लीकेशन, ये होते ही सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, मतलब स्टेडी फ्लो के लिए है, फॉर आइडियल फ्लूइड। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए आपके पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है रेनॉल्ड्स नंबर और क्रिटिकल वेलोसिटी। चलो अगला क्वेश्चन। If pressure at half the depth of a lake is equal to 2/3 pressure at the bottom of the lake, then what is the depth of the lake? Pressure at half the depth of the lake is equal to 2/3 pressure at the bottom of the lake. What is the depth of the lake? Good. तो एक काम करो, ऐसा मान लेते हैं, और यहाँ पे गड़बड़ भी बहुत होती है, बताता हूँ गड़बड़ कहाँ होती है। तो पहले मैं गलत करके बताता हूँ, उसके बाद सही करेंगे। एक काम करो, ये जो डेप्थ है ना, इसको 1 पॉइंट मान लेते हैं, और जो हाफ डेप्थ है उसको 2 पॉइंट मान लेते हैं। अगर डेप्थ h है तो ये h/2 है, लॉजिकली स्पीकिंग। इन्होंने क्या बोला है? प्रेशर एट हाफ द डेप्थ, मतलब P2। सेकेंड पॉइंट पे प्रेशर इज टू थर्ड ऑफ प्रेशर एट द बॉटम, मतलब कौन? P1। यहां तक करेक्ट है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होता है, घाई में क्या करते हैं, ये जो h/2 है ना, इसको हमने h2 बोल दिया और इसको हमने h1 बोल दिया। तो क्या करते हैं ना, P2 इज h rho g, तो h/2 rho g इक्वल टू 2/3, P1 इज h rho g, P2 इज h/2 rho g, राइट, और P1 इज h rho g, बराबर। ऐसे घाई में करते हैं, h rho g कैंसल, 1/2 इक्वल टू 2/3, न्यू मैथ्स। तो वैसा नहीं होता, ऊपर एटमॉस्फेयर है, कहीं पे भी तुमको गेज प्रेशर नहीं बोला, तो टोटल प्रेशर लेना पड़ता है, मतलब इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है वो भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे P2 को लिखोगे H2 rho g प्लस P0, और ये आएगा 2/3 H1 rho g प्लस P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो H2 इज h/2 rho g प्लस P0 प्लस इक्वल टू 2/3 h rho g प्लस P0 था, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, हो गया। गुड, अब इसको सॉल्व करना है, जस्ट सॉल्व दिस, सिंपल। ये P0 और वो 2/3 P0, इसको लेके आओ यहाँ पे, तो P0 माइनस 2/3 P0 इक्वल टू 2/3 h rho g माइनस h rho g/2, बराबर। गुड, सॉल्व कर लो इसको। व्हाट इज 1 माइनस 2/3? 1/3, तो P0/3, सही है। वो क्या आ गया, 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गए, 1, मतलब क्या आया, h rho g, 4 h rho g माइनस 3 h rho g अपॉन 3 into 2, सही है ना। कैंसल एंड क्या पूछा था आपसे, h पूछा था, h, तो h पूछा था ना, तो 2 P0/rho g। अभी आंसर क्या दिया है, मीटर। ओके, तो बताओ अभी क्या करेंगे। हाँ, P0 is 1.013 to 10⁵, तो approximately 10⁵. Density of water is this, and basically this is 10. 10⁵ नीचे 10⁴, तो 20 मीटर, तो 20 मीटर is the depth. Option B. Next question, question number 11. A metallic block of density 5 gram per centimeter cube and having dimensions of 5 centimeter by 5 centimeter by 5 centimeter is weighed in water. Its apparent weight will be. तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर भी देखो इन टर्म्स ऑफ ग्राम फोर्स दिया हुआ है, GF मतलब ग्राम फोर्स, KGF मतलब किलोग्राम फोर्स, इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग किलोग्राम वेट एंड ग्राम वेट। तो KGWT और KGF, ग्राम GWT और GF, ये सब सेम होता है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि हमारे पास एक मेटालिक ब्लॉक है, उसका डेंसिटी दिया हुआ है आपको
5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो डायमेंशन है वो बताया है। सो इट इज बेसिकली क्यूब 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। इसको हमने पानी में इसका वेट मेजर किया। तो व्हाट इज द एपरेंट वेट इन वाटर? तो यू शुड नो वेट इन वाटर इज, इफ यू रिमेंबर, वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। ऑब्जेक्ट का वेट इन एयर ज्यादा होता है, वाटर के अंदर उस पर अपथ्रस्ट लगता है, तो वेट जब आप वाटर में मेजर करोगे तो वो आएगा वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट। सही है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर is equal to weight of object in air minus upthrust, ऐसा होता है वो, right? What is weight of object in air? mg. upthrust क्या होता है? mass of liquid displaced into g, because upthrust is weight of liquid displaced. तो आ जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अगर आपको याद होगा वॉल्यूम सेम है, जितना सॉलिड ब्लॉक का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया उतना ही वेट, उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, और यहाँ तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अंदर ही है। तो फिर ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेम, तो दोनों में से V निकल जाएगा कॉमन, V आ गया कॉमन, तो ये बन गया फॉर्मूला। मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन अभी तुमको मैंने फॉर्मूला बना के दे दिया, ऐसा आता है। तो यू शुड नो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन वाटर और एनी लिक्विड इज V रो माइनस सिग्मा G, वेयर V इज वॉल्यूम ऑफ दैट ब्लॉक, रो इज डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इस केस में वाटर है, इनटू जी। वेरी गुड। अब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और आंसर भी देख लोगे ना अच्छे से, तो उन्होंने मल्टीप्लाई करके नहीं बताया आपको, तो क्या करोगे? वॉल्यूम क्या था? 5 बाय 5 बाय 5, ये था वॉल्यूम। ओके गुड। डेंसिटी 5 माइनस 1 और जी को जी रख दो, तो ये आ गया ग्राम फोर्स, क्योंकि आंसर इज स्टिल इन टर्म्स ऑफ ग्राम फोर्स। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, तो हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, कहाँ दिख रहा है? डी में। Quick. We are supposed to do one more question. हाँ? ईटा, वो क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, वो हर जगह पे गलत है, क्या करेंगे? प्रेशर नहीं पूछा, प्रेशर नहीं बोलते उसको फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं इस केस में, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी देना चाहिए, और आपको पूछना चाहिए शेयरिंग स्ट्रेस, वो करेक्शन कर लेंगे। व्हाट इज ईटा का वैल्यू? वेल बाय द वे, वाटर है ना, वाटर है तो 10⁻³ आना चाहिए शायद।
515. Just a minute. 10 raised to minus 3. Minus 3. चलो अगला क्वेश्चन. Question number 12. The velocity of water in river is 180 km per hour near the surface. तो वाटर का वेलोसिटी नियर द सरफेस इज 180 किलोमीटर पर आवर. ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि इफ यू रिमेंबर द फ्लो ऑफ अ लिक्विड कैन बी अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. तो एनी लिक्विड व्हेन इट इज फ्लोइंग, यू इमेजिन दैट द लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स. सबसे नीचे का जो लेयर होता है उसका वेलोसिटी 0 होता है. उसके ऊपर का लेयर मूव्स विद हायर स्पीड, उसके ऊपर का लेयर मूव्स विद इवन हायर स्पीड. ऐसा करते करते जो टॉप लेयर है नियर द सरफेस, उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है. कितना दिया हुआ है? 180 किलोमीटर पर आवर. If the river is 5 meter deep, तो depth of the river is 5 meter, then the coefficient of viscosity of water is, क्वेश्चन गलत है. coefficient of viscosity of water ये देना चाहिए था और आपको पूछना चाहिए था shearing stress. तो जो क्वेश्चन है ये गलत है. ऐसा बोलना चाहिए if the river is 5 meter deep and इधर and आना चाहिए and the coefficient of viscosity of water is 10 raised to minus 3 SI units. Then shearing stress is अभी shearing stress है. ऐसा क्यों मैंने बोला? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज shearing stress. और shearing stress is फोर्स अपॉन एरिया, राइट. तो क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा. तो आपको दिया है coefficient of viscosity और पूछा है shearing stress. तो बेसिकली आपको जब वेलोसिटी दिया हो, मतलब v दिया हो, डेप्थ दिया हो, मतलब x दिया हो, तो dv by dx मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा. और ईटा भी दिया है. ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें ईटा, dv by dx, फोर्स और एरिया सब आ जाए? तो F इक्वल टू ईटा a dv by dx. तो F by a ये होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू ईटा dv by dx. ईटा की वैल्यू है 10 raised to minus 3. dv वेलोसिटी इज किलोमीटर पर आवर में 180, तो 180 इंटू 5/18 तो कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड. इधर भी गड़बड़ है, वैल्यूज में गड़बड़ है. ओके तो ठीक है, देखते हैं. क्योंकि अभी ईटा की वैल्यू दी नहीं थी, मैंने अज्यूम किया 10 raised to minus 3. आई हैव टू चेक इफ इट इज 10 raised to minus 2 या -3. चेक करना पड़ेगा अपने को. तो ठीक है, देखते हैं क्या आता है. अपॉन 5, राइट. तो 10 और 10 raised to minus 3, तो 10 raised to minus 2 वो भी ऑप्शन में है. अगर मैं 10 raised to minus 2 लिखता तो उस केस में 10 और 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 1 वो नहीं है ना ऑप्शन में, नहीं. तो ठीक है, फिर ऐसा चलो अज्यूम कर लो. तो दिस इज इक्वल टू 10 raised to minus 2, ऑप्शन ए. तो थोड़ा सा करेक्शन है क्वेश्चन में, बट ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे.